हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की हम आज एन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। 2020 में इसी प्रकार की मैंने एक सी सीरीज़ चलाई थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और एग्ज़ाम में 60 से 70 क्वेश्चन वहीं से लिए गए थे। इस बार हमारी ये कोशिश रहेगी कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यहीं से ले जाएँ। हर यूनिट का हर भाग मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगी, बस आप लोग उसको देखते रहिए। अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो आपको ये नोट्स में मिल गए होंगे, पीडीएफ में मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपने मेरे नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। इसमें हम सभी भाग करेंगे। ये हमारा N1 है, तो आपसे ये आशा करती हूँ कि आप पूरे भाग तुरंत के तुरंत देखते जाएं। जैसे कि मैंने आज N1 बनाया तो आज ही देख लें, और कल N2 बनाया तो कल ही देख लें। इकट्ठे के कारण ना पड़े रहे, तुरंत तुरंत याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, यूनिट 7 का ये फर्स्ट टॉपिक है। कुछ पार्ट हम अभी करेंगे, कुछ पार्ट हम कल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारा N1 रहेगा। देखिए, एमपीपीएससी प्री यूनिट 7 का जो टॉपिक फर्स्ट है विज्ञान का मौलिक सिद्धांत है। तो विज्ञान जो है, विज्ञान मेनली 3 भागों में यहाँ पे बटा हुआ है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो तीनों के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत होंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में आपको भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले होता है जीव विज्ञान, फिर होता है भौतिक विज्ञान और फिर है रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको जितनी भी खोजें हुई हों उनके जो खोज करता हो वो याद करना है, उनसे संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत क्या है वो याद करना है। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान में कितनी खोजें हुई ये हमको करना है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कितने सिद्धांत है ये आपको करना है। रसायन विज्ञान की जो भी खोजें हुई वो आपको याद करना है और उसके अंतर्गत के सिद्धांत ये हम आपको अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, अगर आपने मेरा एमपीपीएससी प्री का नोट्स लिया होगा तो मैंने इनके पूरा का पूरा वन लाइनर फैक्ट करीब 400-500 आपको दे दिए। उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप उनको रट लीजिएगा। यहाँ वीडियो में हम इसको डिटेल में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम इसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। प्री के नोट्स के साथ आपको एक पेड ग्रुप मिला होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे हम आपकी इसकी ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे प्री के नोट्स हैं। ये इस प्रकार के यूनिट वाइज नोट्स आएंगे। 12 बुकलेट आपको आएंगी, 10 यूनिट वाइज आएंगी, एक प्रैक्टिस प्रश्न आएगा और एक करंट अफेयर का आएगा। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा जो कि पेड रहता है। इसके अलावा एक मेंस के अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो मेंस के भी हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स हैं, आप मंगवा सकते हैं। दिसंबर के पहले मंगवाएंगे तो आपको रेट जो है वो बहुत कम में मिल जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद रेट बढ़ने वाला है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जैव विकास। जैव विकास क्या होता है? देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने जीव विज्ञान के सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर भौतिक के पढ़ेंगे, फिर रसायन के पढ़ेंगे। तो जैव विकास क्या होता है? जैसे कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जीवों का विकास। किसी भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि किसी भी जीव में जो क्रमिक परिवर्तन होता रहता है वो क्या कहलाता है? तो जैव विकास कहलाता है। छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन को जानना। कोई वस्तु छिपी हुई है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार, उसमें परिवर्तन को जानना क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। इस जैव विकास में हम जीव जंतुओं की उत्पत्ति तथा उनकी पीढ़ियों में हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं की उत्पत्ति तथा उनकी पीढ़ी में हुए जो भी क्रमिक परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन जैव विकास के अंतर्गत किया जाता है। अब अगर हम जैव विकास के सिद्धांत देखें तो जैव विकास के अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे कि पहला है लेमार्कवाद, दूसरा है डार्विनवाद, तीसरा है उत्परिवर्तनवाद, चौथा है पुनरावर्तन सिद्धांत, ओपेरिनवाद और आधुनिक सिद्धांत। इसमें हम लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद आज पढ़ेंगे। बाकी पुनरावर्तन सिद्धांत, ओपेरिन और आधुनिक सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेमार्कवाद देखते हैं। अगर आप बायो से हैं तो आपने ये 11th-12th में लेमार्कवाद, डार्विनवाद पढ़े होंगे। मेंस में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, तो मेंस के लिए भी आपको ये टॉपिक जैव विकास से संबंधित करना है। लेमार्कवाद किसने दिया? आपसे पूछेंगे लेमार्कवाद किसने दिया? लेमार्क ने दिया। लेमार्कवाद कब आया? तो 1809 ईस्वी में आया, ये ध्यान रखिएगा। लेमार्कवाद किसने दिया? लेमार्क ने दिया। लेमार्कवाद कब आया? 1809 ईस्वी में आया। लेमार्कवाद
मैं कहाँ से हमको पता चला लेमार्कवाद? तो लेमार्क की एक पुस्तक थी फिलोसॉफी जूलॉजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ डार्विनवाद में डार्विन की पुस्तक और लेमार्कवाद में लेमार्क की पुस्तक आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनकी पुस्तकों में ही इन सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो लेमार्कवाद ने अपनी पुस्तक किसमें किया? फिलोसॉफी जूलॉजिक में। तो आपको याद रखना है फिलोसॉफी जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? तो लेमार्क की है, याद रखिएगा। इसमें ही उन्होंने लेमार्कवाद का वर्णन किया फिलोसॉफी जूलॉजिक में। इसमें क्या किस पे बल दिया? वातावरण का प्रभाव, अंगों का उपयोग और अनुपयोग पे बल दिया गया। लेमार्कवाद में किस पर बल दिया गया? वातावरण का प्रभाव, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, मतलब किस प्रकार से जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार वो वातावरण के अनुसार अपने अंगों का उपयोग करते हैं या अपने अंगों का अनुप्रयोग करते हैं। इसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का भी लेमार्कवाद में अध्ययन किया गया है। उपार्जित मतलब जो अर्जित हुए अंग है, ऊपर से उग आए हैं, वो उपार्जित लक्षण जो हो या लक्षण जो होते हैं जो व्यक्ति ने अर्जित किए होते हैं वातावरण के अनुसार। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का अध्ययन भी लेमार्कवाद में। आपको ये जो फैक्ट है ये आपको अभी सरल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आप भूल जाएंगे। आपको ये याद रखना है, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग ये किस सिद्धांत में बताया गया? लेमार्कवाद में बताया गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी किस सिद्धांत में बताया गया? लेमार्कवाद में बताया गया। ये आपको ध्यान रखना है। लेमार्कवाद की पुस्तक कौन सी है? लेमार्क है। लेमार्क की पुस्तक लेमार्क का सिद्धांत कौन सा है? लेमार्कवाद है। लेमार्कवाद किस पुस्तक में लेमार्क ने दिया? फिलोसॉफी जूलॉजिक। कब दिया? 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसको कहा जाता है? कि अंगों का कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसे कहा जाता है? लेमार्कवाद को ही कहा जाता है। अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसको कहा जाता है? लेमार्कवाद को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद है उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत किसे कहा जाता है? लेमार्कवाद। अंगों का कम उपयोग या अनुप्रयोग वाला सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? लेमार्कवाद को। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत किसे कहा जाता है? लेमार्कवाद को। उपार्जित लक्षण कैसे होते हैं? उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन किसका उदाहरण है? लेमार्कवाद का। कैसे हो गई जिराफ? क्या हुआ? जिराफ की पहले लंबी गर्दन नहीं होती थी। जिराफ को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जो टहनियाँ पत्ते लगे रहते हैं, तो उसके लिए लंबी गर्दन को ऐसे लंबी गर्दन करके ऊपर उठना पड़ता था। तो उसके कारण क्या हुआ कि उनको ये लक्षण की आवश्यकता हुई और उनमें ये उपार्जित लक्षण होगा, जिसके कारण जिराफ की लंबी गर्दन होती है। आगे आने वाली पीढ़ियों में जैसे जैसे जिराफ की अगली पीढ़ियाँ आई तो लंबी गर्दन वाले ही जिराफ आए। इसके अलावा सर्पों में पैर ना होना। सर्प जो होते हैं वो रेंगते हैं, उनका जो पैर थे उनका कोई उपयोग नहीं था, तो वो पैर अगली पीढ़ी में जो उनका पैरों का कोई उपयोग नहीं हुआ तो उन्होंने उसमें पैर नहीं आए, नेक्स्ट पीढ़ी में पैर नहीं आए। तो सर्पों में पैर ना होना ये भी लेमार्कवाद के सिद्धांत के ही अनुसार है। बतख में जलयुक्त पैर, बतख जल में रहती है तो उसमें जलयुक्त पाद होते हैं। तो ये सभी लेमार्कवाद के उदाहरण हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जिराफ की लंबी गर्दन किस उदाहरण के द्वारा, किस सिद्धांत के अनुसार आप समझ सकते हैं? लेमार्कवाद के द्वारा। सर्पों में पैर ना होना लेमार्कवाद का सिद्धांत है। बतख में जलयुक्त पैर लेमार्कवाद का सिद्धांत है। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत किसका है? लेमार्क का ही है उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत। इसके बाद अंगों का कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी लेमार्कवाद का ही सिद्धांत है। अब हम पढ़ते हैं डार्विनवाद। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि डार्विन कौन थे? डार्विन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। डार्विन कौन थे? डार्विन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और डार्विन का ही सिद्धांत है डार्विनवाद। डार्विनवाद सिद्धांत इन्होंने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? तो डार्विनवाद सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। कौन सी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन से में किया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विनवाद सिद्धांत को बताया। प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत किसको कहा जाता है? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विनवाद को ही कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी किसको कहा जाता है? लेमार्कवाद को। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसको कहा जाता है? डार्विनवाद को। इसके बाद डार्विन के मत कौन कौन से हैं? डार्विन के मत हैं जीवित जीवों के बीच संघर्ष, मतलब आपस में संघर्ष चलता रहता है जीवित जीवों के बीच। जो संघर्ष में मतलब विजयी पा लेता है वो वातावरण में अनुकूलित होकर रहता है।
अधिक मात्रा में जीवों के द्वारा संतानोत्पत्ति, जीव आपस में मिलजुल कर रहते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्यतम होता है, जो ज़्यादा अनुकूल खुद को कर पाता है, वो वातावरण में सफलतापूर्वक रहता है। तो ये डार्विन के मत थे। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। डार्विन कौन से वैज्ञानिक थे, डार्विन कहाँ के थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। डार्विन की पुस्तक कौन सी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनकी कौन सी थी, अभी मैंने बताई है, उनकी थी फिलोसॉफी जूलॉजिक, लैमार्क की। और डार्विन की कौन सी है, डार्विन की है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्राकृतिक चयनवाद किसको कहा जाता है, प्राकृतिक चयनवाद डार्विनवाद को ही कहा जाता है। प्राकृतिक चयनवाद किसको कहा जाता है, डार्विनवाद को। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा रिव्यू मेरे एन सीरीज़ पे आएगा उतना ज़्यादा मैं इसको बना पाऊँगी, एक दिन में 2 से 3 ला पाऊँगी। अब हम पढ़ते हैं उत्परिवर्तन। देखिए उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन मतलब होता है शरीर में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाना, आकस्मिक कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। और उत्परिवर्तनवाद का ये सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। किसने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और जो ह्यूगो डी व्रीज थे वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ह्यूगो डी व्रीज कहाँ के थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। और उत्परिवर्तनवाद को ही नव डार्विनवाद भी कहा जाता है। नए नए सिद्धांत आए, डार्विन की सिद्धांत में कुछ कमियां थीं तो उनको सुधार करके फिर नव डार्विनवाद आया। तो उत्परिवर्तनवाद को ही नव डार्विनवाद कहा था। आपसे पूछ सकते हैं, 3-4 सिद्धांत दे देंगे और बोलेंगे कि नव डार्विनवाद इनमें से कौन सा है, तो उत्परिवर्तनवाद जो है नव डार्विनवाद है। उत्परिवर्तन क्यों होता है, क्या कारण होता है कि शरीर में आकस्मिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो शरीर में जीन परिवर्तन अचानक से हो जाए, जीन का कोई एक जीन ज़्यादा या एक जीन कम, 2 जीन ज़्यादा, ये कुछ घट बढ़ जाए तो जीन में कोई आकस्मिक परिवर्तन होता है तो वो जीन और उसके बाद गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ जाता है तो उत्परिवर्तनवाद होता है। उत्परिवर्तन होता है, संख्या में परिवर्तन आ जाता है तो उत्परिवर्तन होता है। तो उत्परिवर्तनवाद किसको बोलते हैं, अचानक से शरीर में कोई परिवर्तन होता है। ह्यूगो डी व्रीज ने ये सिद्धांत दिया। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। और नव डार्विनवाद किसको कहा जाता है, उत्परिवर्तनवाद को ही नव डार्विनवाद कहा जाता है। कारण इसका क्या है, जीन में उत्परिवर्तन का, जीन में कोई परिवर्तन आ गया, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ गया, ये संख्या में परिवर्तन आ गया। तो फ्रेंड आज मैंने बताया था, आज हम 3 पढ़ेंगे। लैमार्कवाद हमने पढ़ा, डार्विनवाद हमने पढ़ा और उत्परिवर्तनवाद पढ़ा। अब हमारा जो N2 आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पुनरावर्तन सिद्धांत और ओपेरिन का आधुनिक सिद्धांत। फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपका एक कोर्स चलता रहेगा और आपकी तैयारी होती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।